पिछले लेक्चर में हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन, इसका ऑपरेशन और पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं उसका एक्सप्रेशन डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1, द कॉइल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट हैज 60 टर्न, यानी एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि कॉइल में 60 टर्न्स हैं ऑन ए फॉर्मर, और वो कॉइल का जो चौड़ाई है वो 18 mm है, 18 mm। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 25 mm, यानी उस कॉइल का जो इफेक्टिव लेंथ है 25 mm है और जो चौड़ाई है वो 18 mm है। इट मूव्स इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला, यानी यह जो कॉइल है वो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फ्लक्स डेंसिटी है 0.5 टेस्ला। टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी कहते हैं। द कंट्रोल स्प्रिंग कांस्टेंट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, यानी जो स्प्रिंग है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर पर डिग्री भी हो सकता है, न्यूटन मीटर पर रेडियन भी हो सकता है। कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए डिफ्लेक्शन ऑफ 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए कितना करंट उस कॉइल के थ्रू फ्लो कराना होगा, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी डाटा दिया हुआ है उस सबको पहले लिख लेना चाहिए। यानी दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 60 है। कॉइल का जो विड्थ है वो 18 mm है। हम सारे यूनिट को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी mm को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 18 mm जो दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 18 इंटू 10⁻³ मीटर, 1000 से भाग लगाना होगा तो वो मीटर में कन्वर्ट होगा। कॉइल का लेंथ है 25 mm, तो इस mm को भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग लगाना होगा या 10⁻³ से गुना करना होगा, यानी 25 mm इक्वल टू 25 इंटू 10⁻³ मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जिसको B से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.5 टेस्ला। टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला कहते हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है या टेस्ला उसको कह सकते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको कि K से डिनोट करते हैं उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री। इसमें सारे यूनिट सही हैं, न्यूटन मीटर और डिग्री। डिफ्लेक्शन आपका दिया हुआ है जिसको थीटा से डिनोट करते हैं 100 डिग्री। यहाँ ध्यान देना है कि अगर आपका स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ न्यूटन पर रेडियन में अगर होता, न्यूटन मीटर पर रेडियन में अगर होता, तो इस थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होता। चूँकि यहाँ न्यूटन मीटर पर डिग्री है इसलिए हमारा डिफ्लेक्शन को भी डिग्री में ही रहने देंगे। और करंट का वैल्यू हमको पता करना है कि कितना करंट उस कॉइल के थ्रू फ्लो होगा ताकि 100 डिग्री डिफ्लेक्शन हो। और हम लोग जानते हैं कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के लिए जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला हमने ड्राइव किया था कि थीटा इक्वल टू हमने ड्राइव किया था G/K इंटू आई, जहाँ G इक्वल टू था N इंटू B इंटू A। N इंटू B इंटू A को ही G कहा जाता है जो कि एक कांस्टेंट है। तो थीटा का ये फार्मूला होता है। यहाँ से चूँकि हमको थीटा का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ ये करंट का वैल्यू निकालना है। तो आई का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू K/N इंटू B इंटू A और इंटू थीटा। यहाँ से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब चूँकि सारे वैल्यू हमको पता हैं तो हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद आपको
आपका जो के का वैल्यू है वो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶, और जो थीटा का वैल्यू है वो आपका यहाँ 100 डिग्री रखेंगे, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है ये न्यूटन मीटर पर डिग्री में है, इसलिए ये भी डिग्री में ही रहेगा। अगर ये पर रेडियन में रहता तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता। यहाँ नंबर ऑफ टर्न 60 है, 0.5 ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और जो एरिया है वो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लेंथ 25 इंटू 10⁻³ था, और जो चौड़ाई है वो 18 इंटू 10⁻³ है। सारे यूनिट सेम हैं, सेम डायमेंशन में हैं। तो इनको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपको 0.01111 इतना एम्पियर आपको वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट करने पे। यानी करंट का वैल्यू हमको पता चला कि 0.01111 इतना एम्पियर का करंट फ्लो करने पे 100 डिग्री का उसमें डिफ्लेक्शन होगा। तो इस करंट को हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको हम इसको लिख सकते हैं 11.11 मिली एम्पियर। यानी कि यही हमारा आंसर हुआ जो कि हमें निकालना था कि कितना करंट फ्लो कराएंगे तो ताकि वो 100 डिग्री का डिफ्लेक्शन उस इंस्ट्रूमेंट में शो हो। तो उस करंट का वैल्यू है 11.11 मिली एम्पियर। एग्जाम्पल 2, A PMMC instrument has a coil of dimension 10 mm into 20 mm। यानी कि एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है जिसके कॉइल का डायमेंशन है 10 mm इंटू 20 mm, यानी कि चौड़ाई है 10 mm और लंबाई है, इफेक्टिव लेंथ जो है वो है 20 mm रिस्पेक्टिवली। द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप, the flux density in the air gap is 1.8 into 10⁻⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। यानी उस कॉइल को जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी है 1.8 इंटू 10⁻⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी यूनिट को टेस्ला भी कहा जाता है। द कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क कांस्टेंट, यानी जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶ न्यूटन मीटर पर रेडियन। यहाँ पे आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर रेडियन है। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें न्यूटन मीटर पर डिग्री था। तो यूनिट का बहुत ख्याल रखना है इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड टू गेट एन एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ 90 डिग्री व्हेन मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर। यानी कि जब उस मीटर के थ्रू, PMMC मीटर के थ्रू 5 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो और हमें 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो 90 डिग्री का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए उस कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग लिख लेते हैं कि कॉइल का लेंथ दिया हुआ है 20 mm, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। कॉइल की चौड़ाई दिया हुआ है आपको 10 mm, जिसको कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा 10 इंटू 10⁻⁻³ मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है आपको जिसको कि 20 से डिनोट करते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है जिसको कि के से डिनोट करते हैं 0.14 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर रेडियन। डिफ्लेक्शन आपको दिया हुआ है जिसको थीटा से डिनोट करते हैं कि 90 डिग्री डिफ्लेक्शन होना है। तो चूँकि ये स्प्रिंग कांस्टेंट का जो यूनिट है इसमें आपको न्यूटन मीटर पर रेडियन में ये है, तो इसलिए इस डिफ्लेक्शन को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन कर सकते हैं। और करंट का वैल्यू आपको बताया गया है कि करंट जब फ्लो हो रहा है वो 5 मिली एम्पियर है, तो इसको हम मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻³ इतना एम्पियर हो गया। नंबर ऑफ टर्न कितना होगा उस कॉइल में ये हमें पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि PMMC इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्शन का फार्मूला होता है वो होता है θ=NBA/K × I। हमने जो डिराइव किया है उसमें इसको हमने G लिखा है, तो G के जगह पे हम पुट करेंगे NBA, तो यानी θ हो गया AN × B × A
बटा के इंटू आई, जहाँ ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगा। तो यहाँ से हमको थीटा का वैल्यू पता है कि कितना डिफ्लेक्शन होना है, कितना करंट फ्लो कर रहा है ये भी पता है, उस कॉइल का कितना लेंथ है, विड्थ है, ये हमें पता है, तो हम एरिया भी हमें पता हो गया, और क्या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो भी पता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी पता है। तो हमें यहाँ से सिर्फ नंबर ऑफ टर्न नहीं पता है जो कि निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न जब हम निकालेंगे इसमें से, तो हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं कि के बटा बी इंटू ए इंटू आई इंटू थीटा। अब इसमें हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे। के का वैल्यू हमें पता है, थीटा का वैल्यू पता है, आई का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है और बी का वैल्यू पता है। ये सारे वैल्यू को हम पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है कि जो मिली एम्पियर में है उसको एम्पियर में कन्वर्ट कीजिए, जो सेंटीमीटर में है या मिलीमीटर में है उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, और स्प्रिंग कांस्टेंट अगर न्यूटन मीटर पर डिग्री में है तब आपको थीटा डिग्री में रखना है, अगर न्यूटन मीटर पर रेडियन में है तो आपको थीटा का वैल्यू रेडियन में रखना है। और जब थीटा का वैल्यू जब रेडियन में रखेंगे तो पाई के जगह पे हम लोग 22/7 रखेंगे, या 22/7 या 3.1416 रखेंगे। तो सारे वैल्यू हमें पता थे और ये नंबर ऑफ टर्न हमें ज्ञात करना था, तो हम सारे वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू ये हो गया, ये थीटा का वैल्यू है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है 1.8 इंटू 10⁻³ और ये एरिया हो गया आपका जो कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, और ये आपका करंट है 5 मिली एम्पियर, ये भी डिनोमिनेटर में है। इन सारे को आप सोल्व कीजिएगा, पाई की जगह पर 22/7 या 3.14 रखिएगा, तो आपको जो रिजल्ट आएगा 122.22 आएगा। तो चूँकि नंबर ऑफ टर्म ये होल नंबर के रूप में होगा, ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम 122 टर्म्स कहेंगे। अगर ये जो दशमलव के बाद का जो डिजिट है ये 0.5 हो जाता या 0.5 से ज़्यादा रहता तो हम 123 टर्न इसको कहते, और 0.5 से कम है तो इसको हम 122 टर्न ही कहेंगे। तो यही नंबर ऑफ टर्न हमको याद करना था इस क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 3, द कॉइल ऑफ ए मूविंग कॉइल वोल्टमीटर इज 40 mm लॉन्ग एंड 30 mm वाइड। कोई एक मूविंग कॉइल वोल्टमीटर है, यहाँ परमानेंट मैग्नेट नहीं कहा गया है, लेकिन ये स्पष्ट अंडरस्टूड है कि ये PMMC इंस्ट्रूमेंट की ही बात कर रहा है। तो इसका जो लंबाई है वो 40 mm है कॉइल का, और जो विड्थ है वो 30 mm है, और नंबर ऑफ टर्न है इस कॉइल में 100 टर्न्स हैं। द कंट्रोल स्प्रिंग एक्सर्ट्स ए टॉर्क ऑफ 240 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। जो कंट्रोल स्प्रिंग है वो कंट्रोल टॉर्क लगाता है 240 × 10⁻6 न्यूटन मीटर। इतना न्यूटन मीटर का ये आपको टॉर्क लगाता है कंट्रोल के द्वारा, कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा इतना टॉर्क लगाया जाता है। व्हेन द डिफ्लेक्शन इज 100 डिवीजन ऑन फुल स्केल, यानी कि जब 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन होता है तो उस समय टॉर्क लगता है स्प्रिंग के द्वारा 240 × 10⁻⁻6। फुल स्केल में 100 डिवीजन है, कहने का मतलब कि फुल स्केल जब डिफ्लेक्शन होता है उस समय यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट में, उस स्केल में 100 डिवीजन है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन होने पे 240 × 10⁻⁻6 इतना न्यूटन मीटर का कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा टॉर्क लगता है। If the flux density of the magnetic field in the air gap is 1 Weber per meter square, यानी कि जिस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रखा गया है उसका फ्लक्स डेंसिटी है 1 Weber per meter square, तो हमें estimate the resistance that must be put in series with the coil to give 1 volt per डिवीजन, यानी कि हमें उस रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्ञात करना है जो कि उस कॉइल के साथ सीरीज में लगाया जा सके, ताकि हमें 1 वोल्ट पर डिवीजन डिफ्लेक्शन हो, यानी कि एक डिवीजन जो है वो 1 वोल्ट को शो करे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो फुल स्केल है, फुल स्केल में 100 डिवीजन है, यानी टोटल 100 वोल्ट शो करे। एक डिवीजन 1 वोल्ट को शो करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 100 डिवीजन है, तो हमें 100 वोल्ट
फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे शो करे। इसके लिए हमें कितना रजिस्टेंस उस कॉइल के साथ सीरीज में लगाना होगा। द रजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर कॉइल में बी नेग्लेक्टेड। उस वोल्टमीटर कॉइल का जो अपना रजिस्टेंस होगा, कॉइल का जो रजिस्टेंस होगा, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है उसको पहले तो हम लिख लेंगे कि दिया हुआ है लेंथ ऑफ द कॉइल, जिसको एल से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, वो है 40 mm। तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 40 × 10⁻³ मीटर हो गया। जो विड्थ है कॉइल का, चौड़ाई है, वो है 30 mm, यानी 30 × 10⁻³ मीटर। यानी कि हम एरिया यहीं पे निकाल लिए हैं कि एरिया कितना होगा, जिसको ए से डिनोट करते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, तो 40 × 30 और 10⁻³ ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और ये मीटर मीटर मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न दिया हुआ है कि 100 टर्न है। कंट्रोलिंग टॉर्क आपको दिया हुआ है कि 240 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर का कंट्रोलिंग टॉर्क है। और जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वो बताया गया है कि 100 डिवीजन है, जो टोटल डिवीजन है उसमें वो 100 डिवीजन है। जब फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है तो 100 डिवीजन होता है। और ये भी कहा गया है कि हमें जो मेजर करना है वो एक डिवीजन 1 वोल्ट को शो करे, यानी कि टोटल जो डिफ्लेक्शन है वो 100 वोल्ट को शो करे। और फ्लक्स डेंसिटी जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उस मैग्नेटिक फील्ड का जो फ्लक्स डेंसिटी है वो है 1 वेबर/मीटर स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है उस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है जो कि कॉइल के साथ सीरीज में लगाया जा सके। तो हम पहले इसमें क्या निकालेंगे, पहले हम इसमें निकालेंगे कि उस कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। उस कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हम पहले पता करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि उस कॉइल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना वोल्ट है, ये हमें पहले से पता है कि ये 100 वोल्ट फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, 100 वोल्ट। तो इन दोनों के रेशियो से हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो टोटल कॉइल का टोटल जो रेजिस्टेंस होगा उतना डिफ्लेक्शन के लिए वो हमें पता चलेगा। तो पहले हम करंट का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला होता है वो NBIA, यह हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। जो स्प्रिंग कंट्रोल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका एक्सप्रेशन N × B × I × A होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जब डिफ्लेक्शन जब हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, स्टेडी स्टेट पोजीशन में होता है, तो उस समय कंट्रोलिंग टॉर्क और आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं दिया है बल्कि कंट्रोलिंग टॉर्क दिया है। तो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी हमारा वही होगा जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, क्योंकि जब पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट होता है उस समय कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दोनों बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं इस एक्सप्रेशन को कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो कंट्रोलिंग टॉर्क ही है। तो यानी कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू N × B × I × A। तो यहाँ से हम अगर I का वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क बटा नंबर ऑफ टर्न इंटू फ्लक्स डेंसिटी इंटू एरिया। तो कंट्रोलिंग टॉर्क कितना लग रहा है स्प्रिंग के द्वारा ये हमें पता है। नंबर ऑफ टर्न हमें दिया हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है 1 वेबर/मीटर स्क्वायर, और जो एरिया है वो भी 40 × 30 × 10⁻⁻6 होगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें करंट का वैल्यू पता चलेगा कि जो करंट का वैल्यू आएगा वो 2 × 10⁻³ एम्पियर आपका करंट का वैल्यू होगा, यानी कि जिसको हम 2 मिली एम्पियर भी कह सकते हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस का जो वैल्यू निकालना है वो हमें टोटल वोल्टेज जो डिफ्लेक्ट होगा, जो टोटल वोल्टेज शो करेगा वो 100 वोल्ट है, और करंट जो फ्लो हो रहा है वो 2 × 10⁻³ है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा तो वो हमारा 50 × 10⁻³ ओम, इतना ओम का रेजिस्टेंस उस कॉइल में होना चाहिए अगर हमें 100 वोल्ट डिफ्लेक्शन शो करना है। अगर हमें 100 वोल्ट डिफ्लेक्शन शो करना है तो उस कॉइल में जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस 50 × 10⁻³ ओम होना चाहिए। और चूँकि उस कॉइल का अपना कोई रेजिस्टेंस उसमें है ही नहीं, नेगलेक्ट करने के लिए कहा गया है, अगर होगा भी तो उसको नेगलेक्ट करने के लिए कहा गया है। तो जो भी ये रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है ये हमें एक्सटर्नली उस कॉइल में लगाना होगा।
अगर मान लीजिए कि उस कॉइल का अपना रेजिस्टेंस भी होता, मान लीजिए कि 2 ओम या 10 ओम कुछ भी होता, तो ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आया है इसमें उस कॉइल का अपना रेजिस्टेंस को घटाते तो जो वैल्यू आता वह एक्सटर्नली हमें लगाना पड़ता। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें उस कॉइल का अपना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उस कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल माना गया है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो नेगलेक्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है और ये जो रेजिस्टेंस का वैल्यू आ रहा है, ये रेजिस्टेंस हमें एक्सटर्नली लगाना होगा अगर 1 वोल्ट पर डिवीज़न हमें डिफ्लेक्शन शो करना है। तो यानी टोटल डिफ्लेक्शन अगर 100 वोल्ट शो करना है तो उस कॉइल के साथ 50 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ए करंट ऑफ 2 + 3 sin 40 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू PMMC मीटर। यानी एक करंट है 2 + 3 sin 40, इस करंट को PMMC मीटर के थ्रू पास किया जाता है। द रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल बी, वह इंस्ट्रूमेंट कितना रीडिंग शो करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये 2 + 3 sin 40 ये जो एक्सप्रेशन है करंट का, इसमें जो टाइम से इंडिपेंडेंट वैल्यू है ये डीसी करंट होता है, ये डीसी वैल्यू है या एवरेज वैल्यू इसको कह सकते हैं। और ये जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है जो कि साइनसॉइडल फंक्शन है, यह एसी करंट है, यह अल्टरनेटिंग करंट है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है PMMC इंस्ट्रूमेंट है वो एसी करंट को मेजर नहीं करता है, एसी करंट को वो नहीं मेजर करता है, मतलब कि सिर्फ एवरेज वैल्यू मेजर करता है, सिर्फ डीसी वैल्यू मेजर करता है। और जो एसी क्वांटिटी होते हैं उनका एवरेज वैल्यू, एसी करंट का एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो इसलिए इसका एवरेज वैल्यू हमें वह इंस्ट्रूमेंट 0 शो करेगा और ये जो डीसी वैल्यू है इसका 2 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी टोटल मिलाकर वो 2 मिली एम्पियर डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे कि आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो नेचर में इस टाइप के होते हैं, तो जितना इनका पॉजिटिव साइकिल है एरिया है उतना ही नेगेटिव साइकिल एरिया है। तो एक साइकिल के लिए जो इसका एवरेज वैल्यू है वो 0 हो जाता है और हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट जो है वो एवरेज वैल्यू ही शो करता है, इसलिए एसी क्वांटिटी को वो हमारा इंस्ट्रूमेंट 0 शो करेगा और सिर्फ डीसी वैल्यू को ही डिफ्लेक्शन वो शो करेगा। यानी कि जो डीसी वैल्यू है 2 मिली एम्पियर, तो इसको यही हमारा इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन शो करेगा। यानी कि सिंस द PMMC मीटर रीड्स डीसी वैल्यू, यानी सिर्फ एवरेज वैल्यू ये मेजर करता है, एंड एवरेज वैल्यू ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन इज 0, किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन का जो एवरेज वैल्यू है एक साइकिल के लिए वो 0 होता है, इसलिए हमारा वो एसी वैल्यू हमारा PMMC इंस्ट्रूमेंट रीड नहीं कर पाएगा, वो 0 डिफ्लेक्शन उसके बदले में शो करेगा और जो टोटल डिफ्लेक्शन होगा वो सिर्फ 2 मिली एम्पियर होगा। ये एग्जाम्पल 5 है। A PMMC instrument has a coil of dimension 10 mm into 8 mm, यानी एक PMMC इंस्ट्रूमेंट है जिसका कि डायमेंशन दिया हुआ है 10 mm into 8 mm, यानी उस कॉइल का जो लेंथ है वो 10 mm है और जो विड्थ है वो 8 mm है। द फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज 0.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और उस फील्ड का फ्लक्स डेंसिटी जिसमें कि कॉइल को रखा गया है उसका है फ्लक्स डेंसिटी है 0.15 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और कॉइल में 100 टर्न्स हैं और वह कॉइल जो है वो 5 मिली एम्पियर करंट कैरी कर रहा है। कैलकुलेट द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा ये हमें निकालना है। कैलकुलेट द डिफ्लेक्शन इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, यानी कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट 0.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर पर डिग्री, अगर इतना स्प्रिंग कांस्टेंट हो तो डिफ्लेक्शन कितना होगा। इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ निकालना है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा और डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो बिल्कुल ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे यूनिट का ही ध्यान रखना है कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है न्यूटन मीटर पर डिग्री दिया हुआ है, तो आपका जो थीटा का वैल्यू निकलेगा ये डिग्री में निकलेगा। अगर ये रेडियन में होता तो आपका जो थीटा का वैल्यू आता वो रेडियन में आता, आपको डिग्री में उसको कन्वर्ट करना होता। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और इस लेक्चर में यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।